नमस्कार मित्रों, मैं ओम सिंह भाटी। आज एक छोटे से सेशन में बात करेंगे अपन इजी सिलेक्शन एप्लीकेशन के द्वारा जो ऑनलाइन और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आयोजित की गई थी। उसमें जो अपनी टेस्ट का दूसरा टेस्ट है वो 26 जनवरी को आयोजित होगा। कब होने वाला है? 26 जनवरी को आयोजित होगा। और जो पहला टेस्ट था वो लगभग 400 प्लस स्टूडेंट ने ऑनलाइन टेस्ट दिया और लगभग 400 स्टूडेंट ने ऑफलाइन टेस्ट दिया था। ये जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है वो 5 सेंटर पर हुई थी। बाड़मेर, जोधपुर, जयपुर, कोटा और सूरतगढ़। या 5 सेंटर पर लगभग 400 स्टूडेंट ने ऑफलाइन टेस्ट दिया, जिनका रिजल्ट भी दो दिन के अंदर अपन जारी करने वाले हैं। अगला टेस्ट जो 26 जनवरी को आयोजित होने वाला है, इस टेस्ट के अंदर आपको क्या और किस प्रकार से टॉपिक को तैयार करना है और इस टेस्ट के अंदर कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं, इस छोटे से वीडियो में बात करेंगे। कि इस टेस्ट के अंदर बायोलॉजी के आपको 2 टॉपिक दिए हैं, केमिस्ट्री के 2 टॉपिक दिए हैं। किसके दिए हैं? 2 टॉपिक आपको बायो के दिए हैं, 2 टॉपिक आपको केमिस्ट्री के दिए हैं। अब 2 में इसमें एक बड़ा होगा, एक बड़ा टॉपिक होगा और एक इसके साथ में कौन सा टॉपिक आएगा? छोटा टॉपिक आएगा। बायो और केमिस्ट्री दोनों में एक बड़ा एक छोटा टॉपिक आएगा। यहाँ पर पहले टेस्ट के अंदर फिजिक्स का एक ही टॉपिक था, लेकिन यहाँ पर फिजिक्स के भी कितने टॉपिक दिए? 2 क्वेश्चन दे दिए। और यहाँ पर एक टॉपिक जो आपको किसका दे दिया? टीचिंग मेथड का दे दिया। मतलब टोटल 7 दिन और 7 टॉपिक है। बिल्कुल आप अगर पिछले 6-7 महीने से अच्छे से तैयारी कर रहे हो तो जो पिछला टेस्ट हुआ था, जितनी भी टेस्ट सीरीज चल रही थी, उसमें अपना जो पेपर था वो सबसे सराहनीय पेपर था। हालांकि थोड़ी बहुत टाइपिंग एरर हर टेस्ट में रहती है, हर एग्जाम में रहती है, तो वो रही थी। बाकी जो पेपर का लेवल था वो एक अप लेवल था, बहुत अच्छा लेवल था। और ऐसे क्वेश्चन किसी भी टेस्ट सीरीज में आपको नहीं देखने को मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। अगला मैं बात करूंगा, अपना जो टॉपिक है वो पहला टॉपिक है वो जेनेटिक्स है। अब देखो यहाँ आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये जो जेनेटिक चैप्टर है वो आपका कहाँ आएगा? 11th-12th में भी आएगा और ग्रेजुएशन लेवल का भी है। जेनेटिक में 11th-12th लेवल में क्या पढ़ना है और ग्रेजुएशन लेवल में क्या पढ़ना है। आपको ये नहीं सोचना है कि ग्रेजुएशन के लिए मैं अलग बुक लेके आ जाऊं या फिर 11th-12th के लिए मैं अलग से पढ़ूं। कोई भी आप, मेरे हिसाब से ये जेनेटिक्स अगर आप पढ़ते हो तो आप एनसीईआरटी की किताब ज़रूर देखें, लेकिन आप ये आरबीएससी की बुक, आप इसके साथ में ये जो आरबीएससी की बुक है 11th वाली, शायद मेरे हिसाब से ये 12th में दिया हुआ है, आरबीएससी 12th वाली जो बुक है उसमें बहुत अच्छे से इस एनसीईआरटी, ये आरबीएससी 12th के अंदर, 12th वाली बुक के अंदर जेनेटिक्स को बहुत अच्छे से दिया हुआ है। उसके बाद में अगर आप पढ़े तो मेरे हिसाब से एनसीईआरटी की जो 11th की बुक होगी या 12th की, एनसीईआरटी 12th की जो बुक है, एनसीईआरटी 12th की बुक है, उसके अंदर भी आपके दिया हुआ है। ये दोनों किताबों को अगर आप पढ़ लेते हो तो मेरे हिसाब से आपको ग्रेजुएशन में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये दोनों किताबों को पढ़ते हो। अगर आप केवल आरबीएससी को पढ़ते हो तो 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, तो 2 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। बाकी अपन इस पर एक बुक पर भी काम कर रहे हैं जिसमें एनसीईआरटी, आरबीएससी और इसके साथ में आपको एक ग्रेजुएशन के तीनों को मिला के एक बहुत अच्छा सा मैटर देने वाले हैं, जो आपको लगभग फेब लास्ट तक आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि इस जेनेटिक्स के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है। जेनेटिक्स के अंदर मेंडेलियन वर्क और मेंडलिज्म। मेंडेलियन वर्क जो मेंडल के कार्य थे, अब मेंडल ने किस पौधे के ऊपर कार्य थे, किस प्रकार से जो नियम दिए थे, मेंडल के जो नियम थे, मेंडल्स के जो रूल थे, और उसके बाद में उन्होंने जो मटर के पौधे पर प्रयोग किए थे, उनमें से जो 14 प्रकार के 7 पेयर जो करैक्टर बताए थे, उन करैक्टर के बारे में आपको पता होना चाहिए। ब्लड ग्रुप, जो ब्लड ग्रुप है उनके बारे में, और आरएच फैक्टर। यहाँ से कभी क्वेश्चन बना नहीं है, लेकिन अगली बार जनरल एजुकेशन के अंदर आरएच फैक्टर से बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा। आरएच फैक्टर से हालांकि पिछली बार भी एक क्वेश्चन आया था कि जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, वहाँ से जो क्रिसमस कारक वाला क्वेश्चन पूछा था वो अच्छा क्वेश्चन था। तो यहाँ से आपको मेंडेलियन वर्क और मेंडेलियन। अब अगला जो आरएच फैक्टर से क्वेश्चन आ गया, अगला जो टॉपिक है जेनेटिक डिसऑर्डर। यहाँ से 100% क्वेश्चन आएगा जेनेटिक डिसऑर्डर। जितने भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं उनको आपको अच्छे से पढ़ना है, और ये आरबीएससी के अंदर अच्छे से दिया हुआ। मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी जेनेटिक डिसऑर्डर के क्वेश्चन भी है, और उसमें मैंने एक पेज भी डाला है जिसमें जेनेटिक डिसऑर्डर जो जैसे पीकेयू है, सिकल सेल एनीमिया है, आपका थैलेसीमिया है, उसके बाद में ये जेनेटिक डिसऑर्डर आपका हो गया। ये एक जो आपके 12th लेवल का चैप्टर है। उसके बाद में ग्रेजुएशन लेवल पे जाते हैं कि
जो जेनेटिक्स है उसमें क्या पढ़ना है। ग्रेजुएशन लेवल में आप आरबीएससी को ही पढ़िए, एनसीईआरटी को ही पढ़िए, आपको ग्रेजुएशन की बुक लाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जिसमें वहाँ पर आपने 12th के अंदर क्या पढ़ लिया, मेंडलियन वर्क पढ़ लिया। अब मेंडल के बाद में 3 वैज्ञानिक और आए थे जिन्होंने मेंडल के कार्यों के ऊपर, मेंडल के कार्यों की पुनः खोज की थी। इसको कहते हैं पोस्ट मेंडलियन वर्क। मेंडल के बाद के जो कार्य हुए थे, जीन इंट्रैक्शन, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, रेगुलेशन ऑफ जीन इंट्रैक्शन, जीन नियमन किसके अंदर, प्रोकैरियोटिक के अंदर और यूकैरियोटिक के अंदर। बहुत अच्छा सा यहाँ से क्वेश्चन आता है जीन रेगुलेशन का प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के अंदर। तो अपने बुक के अंदर भी यहाँ से क्वेश्चन डाले हुए हैं, उनको आप देख लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनको सहलग्नता कहते हैं, और यहाँ से 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। सहलग्नता, लिंकेज, इसके ऊपर जिन्होंने प्रयोग किया था उनके बारे में, लिंकेज शब्द किसने दिया था उनके बारे में, और संलग्न जो जीन वगैरह होते हैं और संलग्नता किसके ऊपर निर्भर करती है, डिपेंड करती है, उनके बारे में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। बाकी उसके बाद में ये क्रॉसिंग ओवर, लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं और आसपास के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो यहाँ से 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर को अच्छा करना है। फिजिकल मैपिंग, ये फिजिकल मैपिंग और तो कहीं नहीं मिलता, लेकिन मैंने टेलीग्राम के ऊपर फिजिकल मैपिंग का एक पीडीएफ डाला हुआ है। सेक्स डिटर्मिनेशन एंड सेक्स लिंकेज इनहेरिटेड, ये जो गुणसूत्रीय बीमारियां हैं उनके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और मैटरनल इनहेरिटेंस, जो आपकी गुणसूत्रीय बीमारियां हैं उनके बारे में क्वेश्चन आएगा। म्यूटेशन एंड जो ये आया क्रोमोजोमल, ये जो होता है ना बीमारियां, कौन सी, गुणसूत्रीय विकार जिसको कहते हैं, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये वाले जो डिसऑर्डर होती है उनके बारे में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। ये म्यूटेशंस जो फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन वाला आता है, और यहाँ से भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपनी बुक के अंदर जो PYQ बुक है उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं। आगे आने वाली जो, या बाकी इसके जेनेटिक्स के मेरे शॉर्ट नोट्स भी डाले हुए हैं, उसको भी आप देख के जाओगे तो उसमें जो फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन आते हैं, जैसे इसमें यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है नलीसोमी, ट्राइसोमी, मोनोसोमी, यूप्लॉइडी, एनुप्लॉइडी, ये वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्वेश्चन इस जेनेटिक्स के चैप्टर से 2nd ग्रेड के अंदर पूछे जाते हैं। मेंडल पे तो हर बार क्वेश्चन आता है, लिंकेज पे हर बार क्वेश्चन आता है, क्रॉसिंग ओवर पे आता है, जेनेटिक डिसऑर्डर से आता है। तो ये जो मैंने चैप्टर जो पॉइंट बताया टॉपिक के, कि इनमें से यहाँ से इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बात करते हैं बायोलॉजी का दूसरा टॉपिक जो है वो एंजाइम। जो दूसरा टॉपिक है वो 11th-12th लेवल का चैप्टर है, लेकिन हालांकि यहाँ से जो एंजाइम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ गया एंजाइम, ये पढ़ा, ये वाला एंजाइम वाला चैप्टर, जहाँ से आपके 2nd ग्रेड में एक क्वेश्चन तो 100% आएगा ही आएगा। एंजाइम की स्ट्रक्चर, उनकी संरचना के बारे में, क्लासिफिकेशन मतलब उनका वर्गीकरण के बारे में, एंजाइम के वर्गीकरण दे रखा है। या जो आपकी 11th या 11th की बुक के अंदर एंजाइम का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन दे रखा है। एंजाइम के मैंने शॉर्ट नोट्स भी डाले हुए हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड फैक्टर इफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटीज़, मतलब एंजाइम की क्रियाविधि और इसके ऊपर जो इसके प्रभावित करने वाले कारक है, मतलब इसकी जो रिएक्शन, इसकी जो मैकेनिज्म को प्रभावित करने वाले कारक है, वो वहाँ से भी क्वेश्चन जो पूछा जाता है। फिर एंजाइम के जो मैकेनिज्म होते हैं, या फिर एंजाइम के जो इनहिबिटर्स होते हैं, संदमक वाले क्वेश्चन आते हैं बहुत अच्छे से। 3 प्रकार के प्रतिस्पर्धी, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव और एक एलास्टेरिक है, क्या नाम है उसका, वो जिसको कहते हैं संभरण संदमन भी कहते हैं हिंदी में। तो वो वाला जो है आपके यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका जो भी मैटर है वो मैंने टेलीग्राम के ऊपर शेयर कर रखा है। मैंने एक पेज भी डाल रखा है जो आपके कॉम्पिटर, ये इनहिबिटर है ना, संदमन जिसको कहते हैं, वो वाला मैटर मैंने एक पेज डाल रखा है, बहुत अच्छे से दिया हुआ है। उसको आप पढ़ के जाना, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बाकी बुक के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन डाले हुए। टेस्ट सीरीज जो पिछली चली थी, पिछली टेस्ट सीरीज के स्पेशली इस एंजाइम के टॉपिक के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन डाले हुए हैं। अगर आप उनको करके जाओगे तो आने वाले एग्जाम, आने वाले टेस्ट के अंदर आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये पक्का है। अब दूसरी बात करते हैं, केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री में बहुत, दो बायोलॉजी के दोनों टॉपिक मैंने बता दिए। एक तो आएगा आपके जेनेटिक्स और दूसरा आएगा आपकी एंजाइम। यहाँ से मैं लगभग बायोलॉजी के अंदर, बायो के अंदर अपने टेस्ट में मैं 50 क्वेश्चन तो हर बार डालूंगा। 50 में से मैं जेनेटिक्स के लगभग 35 और 35 से 37 क्वेश्चन जेनेटिक्स के लूँगा, और लगभग 15 से लेकर 17 क्वेश्चन, 15 से 17 या 13 से 15 क्वेश्चन मैं ले लूँगा। किसके, आपके एंजाइम के क्वेश्चन लेने की कोशिश करूँगा। उसके बाद में केमिस्ट्री के अंदर जो चैप्टर आता है वो आता है हाइड्रोकार्बन। इसके अंदर
हाइड्रोकार्बन के अंदर अगर अपन बात करते हैं तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के अंदर एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, इन तीनों की क्या आएगी। जितने भी एनसीईआरटी 12th के अंदर आपको इसके लिए क्या पढ़ना है, एनसीईआरटी 11th की बुक पढ़नी है। इसके अंदर बनाने की जो विधियां दी हुई है वो, और बनाने की विधियां और इनकी रासायनिक अभिक्रियाएं, किनकी, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, इन तीनों की बनाने की विधियां और रासायनिक अभिक्रियाओं से क्वेश्चन 100% बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बनाने की विधियों के अंदर एल्केन को बनाने की विधियां देख लो, एल्कीन को देख लो, एल्काइन की देख लो। फिर इनकी जो मेन रिएक्शन आती है, जैसे एल्कीन की अब अगर हम बात करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन से नहीं योगात्मक अभिक्रिया दृश्य है, जिसमें मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ 100% क्वेश्चन आएगा। दूसरी आपकी यहाँ से एक विलोपन अभिक्रिया आती है, वहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तीसरी इनके ऊपर जैसे एल्काइन के ऊपर जल का योग करवाते हैं, मर्क्यूरिक सल्फेट की उपस्थिति में, अम्ल की उपस्थिति में योग करवाया जाता है, वहाँ क्या बनता है, इस प्रकार का एक क्वेश्चन आता है। और फिर ओजोनी अपघटन, एल्कीन और एल्काइन दोनों का ओजोनी अपघटन आता है, तो और ऑक्सीकरण आता है, एल्कीन का ऑक्सीकरण करते हैं। तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ से तीनों से पूछे जाते हैं। इन तीनों को बनाने की विधियाँ और इनकी रासायनिक अभिक्रियाओं को आप ढंग से पढ़ लोगे, 2 क्वेश्चन आपके किससे, एल्केन, एल्काइन और एल्काइन से 2 क्वेश्चन आएंगे और वो आपके सही हो जाएंगे। फिर आता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अंदर आपको ओनली बेंजीन के बारे में पढ़ना है। कोचिंग वाले या कोई भी कहाँ से भी आपके मैंने नोट्स देखे हैं, वहाँ आपको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अंदर पिरीडीन वगैरह जो जैसे आपके टोलुइन वगैरह है उनके सब के बारे में आपको लिखाया जाता है, लेकिन नहीं आता है यहाँ आपको किसी। देखो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन स्पेशली कोष्टक में दे रखा है कि यहाँ बेंजीन से क्वेश्चन आएगा। अब क्या पढ़ना और क्या छोड़ना, यही तो सिलेक्शन है। कॉन्सेप्ट ऑफ एरोमेटिकता, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एरोमेटिक नहीं है। अब पिछले टेस्ट में भी मैंने क्वेश्चन डाले, ये क्यों एक क्वेश्चन डाल दिया, क्या फर्क पड़ा, कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई गुनाह कर दिया क्वेश्चन डाल के। हालांकि वो आपकी पढ़ा हुआ है एरोमेटिकता, आप 10वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हो, 11वीं 12वीं में आपने पढ़ा है कि कौन सा यौगिक एरोमेटिक है और कौन सा नहीं है। तो आज भी इसमें एक क्वेश्चन डाल दिया तो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिला, अगला क्वेश्चन यहाँ डालूंगा तो 2 नए क्वेश्चन डालूंगा, इसमें क्या फर्क पड़ गया। कॉन्सेप्ट ऑफ एरोमेटिकता, जो हकल्स का रूल है, जिसमें एरोमेटिकता कौन सा यौगिक एरोमेटिक होगा या नहीं होगा, इसके लिए कौन कौन से रूल है और कौन कौन से उदाहरण है, किसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, वहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। फिर आता है केमिकल प्रॉपर्टीज, इनके रासायनिक गुण, किनके, बेंजीन के रासायनिक गुण, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है बेंजीन, इसके रासायनिक गुणों के बारे में स्पेशली क्वेश्चन आते हैं। और इस यूनिट से आपके 2 से लेकर 4 क्वेश्चन, 2 तो आएंगे 4 भी हो सकते हैं। कहाँ से आएंगे, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन से 2 क्वेश्चन, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन 1 क्वेश्चन बेंजीन का, और 1 क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है वो एरोमेटिक नहीं है। तो ये 2 से लेकर 4 क्वेश्चन हाइड्रोकार्बन से बनते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। इनको आप अगर ढंग से पढ़ लेते हो तो आपका क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आपको 8 नंबर का ये यूनिट है हाइड्रोकार्बन, जो कहाँ दिया हुआ है, 11th-12th लेवल का है। आपको ग्रेजुएशन लेवल का पढ़ना ही नहीं है, ये हाइड्रोकार्बन 11th-12th लेवल का ही है। ये जीओसी जो पिछले टेस्ट की थी वो 11th-12th लेवल की ही है। आप क्यों जाते हो पढ़ने 12th लेवल का, आपके जो सिलेबस में है वो 11th-12th दिया है, तो आप 12th ग्रेजुएशन लेवल की क्यों पढ़ते हो, क्वेश्चन नहीं आता। लेकिन हालांकि कभी कभी पूछा भी जा सकता है, आता नहीं है, आएगा भी नहीं, अभी तक नहीं आया, लेकिन कभी आ सकता है। तो फिर मैं अपनी अगली टेस्ट सीरीज के अंदर ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन भी डालने की कोशिश करूंगा। ये आपकी बात होगी हाइड्रोकार्बन की, बहुत अच्छा टॉपिक। उसके बाद में इसका केमिस्ट्री का दूसरा टॉपिक है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इसके अंदर बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है और हर बार क्वेश्चन आएगा। कितने क्वेश्चन आएगा, 1 क्वेश्चन तो आपका 100% आएगा। अब आएगा क्या वो मैं बता देता हूँ। इसके अंदर केमिकल इन मेडिसिन, ड्रग्स के अंदर कौन कौन से केमिकल्स आते हैं, इसमें पीड़ाहारी, नॉन पीड़ाहारी, प्रशांतक, आपके इंग्लिश में मेरे को शब्द नहीं आते, प्रशांतक वगैरह जो भी है वो। अब ये आपको पढ़ना कहाँ है, ये 12th की जो RBSc बुक हो या आपके पास NCERT बुक हो, दोनों में से लास्ट चैप्टर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ दिया हुआ है, उसको ढंग से पढ़ जाना, उसमें जो लिखा है वो जाना, या फिर अपनी जो PYQ बुक है उसके पीछे क्वेश्चन के पीछे शॉर्ट नोट्स के रूप में दिया हुआ है। 100% क्वेश्चन वहाँ से बाहर नहीं जाएगा। और बाकी इस केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ की अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर शॉर्ट नोट्स भी डाले हुए हैं, यूट्यूब के ऊपर इसके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है। एक वीडियो में जो बताया है उससे ज़्यादा आपको वहाँ से कुछ नहीं पड़ रहा है। केमिकल इन फूड, जो भोजन है, जो खाद्य पदार्थ है, उनके अंदर कौन कौन से केमिकल, जैसे खाद्य परिरक्षक जैसे सोडियम बेंजोइड का उपयोग किया जाता है, सिरके का उपयोग किया जाता है, तो उनके नाम
वो जो कृत्रिम मधुरक वगैरह होते हैं, क्लीनिंग एजेंट्स, क्लीनिंग एजेंट मतलब जो डिटर्जेंट और साबुन है उनके बारे में यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सा धनायनी अपमार्जक है, ऋणायनी डिटर्जेंट है, तो ये अनायनिक है, ये वाला क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो ये केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ एक क्वेश्चन 100% आएगा। उसके बाद में बात करते हैं टीचिंग मेथड की। टीचिंग मेथड का ये दूसरा यूनिट, देखो टीचिंग मेथड के अपने सिलेबस में 5 यूनिट है, ये पहला यूनिट जो अपना हो गया। दूसरा यूनिट ये रहा, इसमें प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट साइंस करिकुलम एंड सेकेंडरी लेवल, मतलब जो साइंस करिकुलम एट सेकेंडरी लेवल 10वीं तक का जो पाठ्यक्रम निर्धारण है उसके जो नियम है वो फैक्टर इफेक्टिंग द सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साइंस करिकुलम, मतलब पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले कारक। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 एनसीएफ 2005 आपको पढ़ना है, इसके बारे में एक क्वेश्चन तो 100% एनसीएफ 2005 का आएगा। फिर विद रेफरेंस टू साइंस, मतलब एनसीएफ 2005 का साइंस से संबंध में क्या रेफरेंस है वो है यूनिट प्लान, इकाई योजना, लेसन प्लान, पाठ योजना, टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। अब कोई क्या करता है कि पहले यूनिट के अंदर जो ब्लूम टैक्सोनॉमी को पहले यूनिट के अंदर डाल देते हैं, हालांकि दिया कहाँ है अब टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, मतलब जो आपके शैक्षिक उद्देश्य हैं उनके वर्गीकरण और उनकी जो टैक्सोनॉमी है, ब्लूम टैक्सोनॉमी, स्पेशली ब्लूम टैक्सोनॉमी आती है, उसके बारे में यहाँ पर पढ़ना है। तो ये आपकी सेकंड चैप्टर है जो अपनी टीचिंग मेथड की बुक मार्केट में चल रही है। बहुत शानदार बुक है, पिछले एग्जाम के अंदर लगभग 17-18 क्वेश्चन अपनी बुक से डायरेक्ट मिले और ऐसे क्वेश्चन जो बिल्कुल कोचिंग वाले अलग कह रहे थे और उनको आरपीएससी ने वही माना जो अपनी बुक में प्राथमिक घटक, द्वितीय घटक, ऐसे क्वेश्चन लेवल के क्वेश्चन है वो सिर्फ इस बुक के अंदर आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। बाकी तो देखो जो जहाँ से भी पढ़ेगा उसकी मर्जी है। बाकी अगर इस बुक को आप लाके पढ़ लेते हो, 130 पेज की बुक है, 130 पेज की बुक के अंदर 300 प्लस तो क्वेश्चन दे रखे हैं, मार्केट में अभी अवेलेबल है। आप किसी भी राजस्थान के किसी भी कोने में रह रहे हो, इस नंबर पर कॉल कर देना, आपको बुक पहुँचा 63 76 31 34 22, इस नंबर पर आप मैसेज कर देना, आपको टीचिंग मेथड की और अपनी PYQ बुक दोनों पहुँचा दी जाएगी ऑनलाइन ऑर्डर के लिए। बाकी आप ऑफलाइन लगभग जयपुर, जोधपुर, सीकर, भरतपुर, आपके इधर पाली, बाड़मेर, गंगानगर, सूरतगढ़, नौहर, हनुमानगढ़, भादरा, जहाँ रह रहे हो आपकी ये किताब ऑफलाइन इन बुक सेलर पर अवेलेबल है। अगर किसी को पूछना है कि ये बुक कहाँ मिलेगी तो मैं वहाँ इस बुक को पहुँचाने का प्रयास करूँगा। उसके बाद में जो फिजिक्स के 2 टॉपिक है, इसमें एक टॉपिक आपके ग्रेजुएशन लेवल का है और एक टॉपिक आपके 11th 12th लेवल का है। वो टॉपिक जो आपके फिजिक्स में है, फिजिक्स में जो पहला टॉपिक है वो कहाँ गया, फिजिक्स के अंदर इधर होना चाहिए पड़ा। फिजिक्स के अंदर 2 टॉपिक है, ये आप अपने अकॉर्डिंग जहाँ से भी पढ़ते हो फिजिक्स पढ़ लेना, ठीक है। क्वेश्चन मैं कोशिश करूँगा, मैंने सर को पिछली बार भी, सर ने कहीं से भी क्वेश्चन उठाए थे तो 1-2 मैसेज भी थे कि वहाँ से क्वेश्चन नहीं उठाए, कुछ नए क्वेश्चन लाने की कोशिश करूँगा। तो वो मैं सर को बोल दूँगा कि वहाँ से क्वेश्चन जहाँ से भी उठा रहे थे मैं उनको मना करूँगा, या जहाँ से भी उन्होंने बनाए थे तो इस बार अपने क्वेश्चन फिजिक्स के होंगे तो कोशिश करेंगे कि कहीं नहीं लाने की कोशिश करें। तो ये वेक्टर वाला जो टॉपिक है, वेक्टर है कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर, क्वांटिटी एंड वेक्टर, तो ये वेक्टर वाला जो चैप्टर है पूरा आपका 12th लेवल का है। और उसके साथ में आपका एक अलग चैप्टर और है मैकेनिज्म वाला, ये है, इसको भी आप पढ़ लेना। सेंटर ऑफ मास से क्वेश्चन आता है, इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कॉलिजन वाला, कॉलिजन थ्योरी है, वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये आप इनको पढ़ लेना। बाकी त्रिभुवन सर ने फिजिक्स के बारे में अच्छे से अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल रखा है कि इन चैप्टर को आप यहाँ से कुछ प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको आप कर सकते हो। तो ये जो चैप्टर है इसमें आपकी लगभग 4 यूनिट हो गई है। बायोलॉजी के अंदर जेनेटिक्स 3 से 4 क्वेश्चन, बायोलॉजी के अंदर एंजाइम 1 से 2 क्वेश्चन। तो बायोलॉजी आपकी कितनी, 4 और 2 6, मतलब 4 से लेकर 6 क्वेश्चन आपके बायोलॉजी के जो इंटरेस्ट होगा उसमें 4 से, एग्जाम के अंदर 4 से 6 क्वेश्चन आएंगे। केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन से 4 क्वेश्चन और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन ये हो गए, मतलब 5 से 6 क्वेश्चन, 5 से 6 ये, 4 से ये, 6 से मतलब 12 क्वेश्चन ये हो गए बायोकेमिस्ट्री के। और 3 क्वेश्चन आपके टीचिंग मेथड के उस यूनिट से, 12 और 3 15 और 4 टॉपिक, 4 क्वेश्चन किसके, फिजिक्स के इस यूनिट से, 12 15 और 4 19, मतलब 20 क्वेश्चन का ये जो टॉपिक टेस्ट है आपके एग्जाम के अंदर 20 नंबर का
ये जो 7 टॉपिक है वो 20 नंबर के हैं। 10 क्वेश्चन आएंगे, 20 नंबर आपको दे के जाएंगे और अच्छे से आपको पढ़ना है, इस टॉपिक को तैयार करना है। बाकी टेस्ट से रिलेटेड आपको और भी कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे से पूछ लेना। अगर आपको अपनी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो आप इस नंबर पर मैसेज कर देना, इस नंबर पर मैसेज कर देना। कौन से सेंटर के लिए? बाड़मेर में ऑफलाइन है, जोधपुर में आपके ऑफलाइन है। इस नंबर पर कांटेक्ट कर देना। आपको अगले टेस्ट के बाद 26 के बाद हम कोई ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। फिर उसके बाद में आपके जयपुर में है तो जयपुर में लगभग अपने पास में 160 प्लस स्टूडेंट हो गए हैं और जोधपुर में वो लगभग 50 प्लस स्टूडेंट है। बाड़मेर में 60 या 70 स्टूडेंट है और कोटा के अंदर 100 प्लस हो गए, 100 प्लस हो जाएंगे क्योंकि हो गए हैं। और उसके बाद सूरतगढ़ में भी बहुत अच्छा प्यार देखने को मिला। वहाँ पर 3 टेस्ट सीरीज 4 टेस्ट सीरीज चल रही है, फिर भी 35 बच्चे हैं वो अपने पास में हैं सूरतगढ़ में। तो ये टोटल जो होते हैं लगभग 350 से 350 से ऊपर ही हो जाएंगे, ये आप काउंट कर लेना जितने भी होते हैं। तो ये छोड़ो इसको। आपको अगर 26 तारीख से पहले अगले टेस्ट देना है तो आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर देना, मैसेज कर देना। व्हाट्सएप पे आपको प्रोसेस बता दिया जाएगा, वैसे टेलीग्राम पे प्रोसेस बता रखा है। 100% इस टेस्ट सीरीज के शेड्यूल को अगर आप फॉलो करके चलते हो तो आपको एग्ज़ाम के अंदर बहुत बेनिफिट होने वाला है। और बाकी देखो, कुछ बुराइयों का दौर भी चलता रहेगा लेकिन ये दौर नया है। 100% अच्छा करके जाएंगे और अच्छा ही करते आ रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में, मैंने जो अभी बताया है किस स्ट्रक्चर से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेरे यूट्यूब के ऊपर भी हाइड्रोकार्बन और इसके जो केमिस्ट्री ने एवरीडे लाइफ के वीडियो है मैं अभी टेलीग्राम चैनल पे ऊपर अपने डालने वाला हूं, तो उन वीडियो को जरूर देखें। आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। आपको सीधे क्वेश्चन वहाँ बता रहा हूँ कि इस चैप्टर से वहाँ से इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए, याद रखने हैं तो आप रख सकते हो, आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी अपनी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी आप ले सकते हो। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए आपको ईजी सिलेक्शन एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा और ईजी सिलेक्शन एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप 397 के अंदर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। आपको 379 और इसके साथ में 20 रुपये आपकी GST लगेगी। 399 के अंदर आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलेगी और 1551 के अंदर आपको क्या मिलेगी? ऑफलाइन टेस्ट सीरीज मिलेगी, जिसमें टोटल 20 टेस्ट आपको करवाई जाएंगी और ये जून में ख़त्म हो जाएगी। और उसके बाद आपको एक अच्छा प्लान और बताया जाएगा जिसमें आप अच्छा कर सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग शेड्यूल को पूरा पढ़ सकते हो। आज के इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।